आस का मतलब होता है ओठ हाथ से लेकर ताकत तक इन्होंने भाव दिया है, नवी व्याकरण है ना। उच्चारण स्थान आस का तात्पर्य दिया जाता है, प्रयत्न का मतलब होता है ये क्रिया वो भी कैसा आभ्यंतर सवर्ण मतलब सवर्ण संज्ञा, जो परिभाषा आपने लिखा थी वर्णों का उच्चारण स्थल और आभ्यंतर यत्र एक ही हो या एक समान हो, उनकी आपस में क्या होती है सवर्ण संज्ञा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ ग्राफ दिया गया, छोटा बड़ा स्वरूप माना है ना, ग्राफ ही होने दिया। जैसे आपका नासिक सूत्र में क्या है, आपका दो बार माने ये जी और और अभी कितना आप जानिए, ये तीनों स्वर हैं ए ऐ और ओ औ, ए ऐ और ओ औ, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ए ऐ ओ औ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। कारण क्या, विपरीत स्वरांग तो है आभ्यंतर अपने इनका एक ही है, लेकिन जब हम उच्चारण स्थल में जाते हैं तो ए ऐ का क्या क्या हो जाता है, हो जाता है, यानी दो दो उच्चारण स्थल दिखाई पड़ते हैं, एक ही उच्चारण स्थल होता और एक ही आपका अभ्यंतर होता, तब तो इनका आपस में सवर्ण संज्ञा होता। लेकिन यहाँ इसके जो उच्चारण स्थल है दो दो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। इसके बाद आपका पड़ जाता है टू चू टू टू। अब टू में आपका जो पंचमाक्षर है काका कंगा चुकैया तू काड़ा तू खाना और पूका मा। अब जो आपके पंचमाक्षर है इनकी भी दो दो क्या पाई जा रहे हैं, एक तो यहाँ अलग अलग है और दूसरा उदाहरण देखेंगे तो यह नाम है ना। तो जब का वर्ग के साथ उनको लिया जाए इनकी सवर्ण संज्ञा होगी और का वर्ग के साथ ना लिया जाए तो इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, यानी नासिक के बल के रूप में जब लिया जाएगा तो उसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। लेकिन आपको विसर्जनीय के नाम से लिया जाएगा सवर्ण संज्ञा होगी, समझ गया ना। तो अब यहाँ पे इनका अगर हम देखते हैं उच्चारण स्थल, यहाँ पर देख लें उच्चारण स्थल आपका क्या है उच्चारण स्थल, कंठ है, इनका क्या है तालु है, उनका क्या है ओष्ठ है ना, इधर क्या है कंठ है, इसका क्या है ध्यान, इसका क्या है इसका क्या है कितनी बात समझ आई। हाँ जी, हाँ छोटा बड़ा स्वर का भी और इसका भी। अब यहाँ इसका हम क्या देखेंगे, इसके बाद बनाना नहीं वो समझ लीजिएगा, भी समझ जाओगे। अब इसका अभ्यंतर अर्थ क्या है, विपरीत क्या है, स्वरण, इन सब का विपरीत हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है, यहाँ भी स्पृष्ट, यहाँ भी स्पृष्ट, यहाँ भी स्पृष्ट, यहाँ भी स्पृष्ट है ना। अब एक ही उच्चारण स्थल पर एक ही अभ्यंतर था ना, जिन वर्णों का उच्चारण स्थल और अभ्यंतर एक ही हो उनकी क्या होती है आपस में सवर्ण संज्ञा। अब सवर्ण संज्ञा जब हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए का, जैसे का में कितने आते हैं अब यहाँ जरूरत पड़ने पर किसी भी वर्ण के स्थान पर किसी भी वर्ण को रखा जा सकता है ना, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें ए आए ओ औ, इसको सवर्ण संज्ञा किस तरह को नहीं रखा गया क्योंकि इसके दो दो उच्चारण स्थल हो रहे, जबकि शर्त ये है
मतलब एक ही उच्चारण स्थल हो, एक ही यत्न हो, नहीं है ना, एक ही उच्चारण स्थल हो और एक ही यत्न हो, कभी उन दोनों के आपस में सबड़ संज्ञा हो। इतनी बात समझ आई। अब उच्चारण और ये अभ्यंतर यत्न तुलनात्मक की दृष्टि से ये देखा गया कि सब में कम से कम 2 वर्ण हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक नियम इन्होंने बना दिया, कम से कम 2 वर्ण होने चाहिए। जब दोनों का तुलना किया जाए उच्चारण स्थल और अभ्यंतर यत्न का, तो कम से कम कितने वर्ण होने चाहिए? 2 वर्ण। अब ऐसी दृष्टि में यहाँ तक जब हम बात किए तो हमारा ए ऐ ओ और ये सबड़ संज्ञा की सीढ़ी से वैसे हो गया। अब एक स्वर ऐसे है जिनका जिक्र यहाँ नहीं हुआ, तो कौन से हैं? री और ली, री और ली। अब री की तो उच्चारण स्थल अगर इस तरह देखा जाए, री का उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धा है ना, और अभ्यंतर यत्न विपरीत है। री का उच्चारण स्थल क्या है? अभ्यंतर यत्न विपरीत है ना। तो ऐसे स्थिति में री को तो हम मान सकते हैं क्योंकि छोटी री बड़ी री चलता है, लेकिन री का दीर्घ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में पाली ने एक सूत्र दिया, री री बलियो मिठा सागरम, है ना, करे री और री बल की परस्पर सबड़ संज्ञा, मिठा का मतलब परस्पर, है ना, करे री तथा री बल की परस्पर सबड़ संज्ञा होती है। तो सूत्र के तहत आपका री और री की क्या मानी गई? सबड़ संज्ञा, है ना। तो री का उच्चारण स्थल हालांकि अलग है, री का अलग है, लेकिन यह तो देखा जाए यहाँ पर क्या है आपका, है ना। अब यहाँ पे देखिए री का अगर उच्चारण स्थल देखिए तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। री का देखिए क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में री का एक ही उच्चारण स्थल है, री का एक ही उच्चारण स्थल है और री का एक ही यत्न है, री का भी एक ही यत्न है। अब री का ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या था? सबड़ संज्ञा था, विकल्प था, है ना। री जो है हमारा इसका दीर्घ नहीं बनता है, इसलिए सबड़ संज्ञा का विकल्प नहीं था। लेकिन इसके क्रियाकलाप क्या? री रपड़ में हो रहा था, री रपड़ में हो रहा था, इसलिए पाठ में इसकी क्या कर दी? सबड़ संज्ञा एक सूत्र देगा, री री बलियो मीठा सबड़म। यानी पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो ए ऐ और ओ इनकी आपस में सबड़ संज्ञा नहीं होती, बाकी सभी वर्णों की, है ना। बात सुनना, और सभी वर्णों की आपस में नहीं करेंगे। आ का बड़ा आ के साथ, ई का बड़ी के साथ, उ का बड़ा उ के साथ, री का बड़ी री और री के साथ, है ना। अगर कहीं दिया री का सबड़ी है, बड़ी री नहीं, दोनों कोई नहीं, बड़ी री और री दोनों हो जाएंगे, है ना। और कुछ छोटा आपका सबड़ी है, बड़ा बड़ा बन गया ना। तो अब एक चीज और जरा जान लीजिए, अब जैसे यहाँ पे कहा गया अपुन विसर्जनीय नाम, समझिएगा, अपुन विसर्जनीय नाम। अब यहाँ पे छोटा आ बड़ा आ, वो बोले तो कावल, हाँ बोले तो केवल हाँ, विसर्ग बोले तो केवल विसर्ग। अब यहाँ पे कावल में कितने बड़े दिख रहे हैं? 5। आया छोटा बड़ा में 2, ये बेचारा अकेले, ये बेचारा। अब इसका अगर हम क्या देखें, अभ्यंतर यत्न देखें, तो हाथ का अभ्यंतर यत्न क्या है? ईसत विपरीत। अब ईसत विपरीत में स और इधर कर्ण में हा आया। अब जब दोनों का कंपेयर करते हैं तो हा का एक ही अभ्यंतर यत्न है, हा का एक ही उच्चारण है ना। तो ऐसे में कंपेयर करें, दोनों को सबड़ की संज्ञा देनी चाहिए थी, लेकिन सत्य क्या हो गया? कम से कम 2 वर्ण होंगे, अब 2 वर्ण नहीं है, इसलिए इसकी आपस में सबड़ संज्ञा नहीं। समझ गए ना? क्लियर? तो 2 वर्ण होने के लिए दोनों में कंपेयर करेंगे।
यानी कुल मिला के स्वरों में ए ऐ ओ औ और व्यंजनों में आपका किसका किसका ऊष्म वर्ण और अंतस्थ ऊष्म और अंतस्थ इनकी समझ संज्ञा समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कुल मिला के आपको बस इतना ही करना है, एक ही अभ्यंतर हेतु हो, एक ही उच्चारण स्थल हो और कंपेयर में कम से कम 2 वर्ण होने, तुलना में कम से कम 2 वर्ण। समझ गए ना? तो उनके आपस में सबल संज्ञा मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। और जिन वर्णों की सबल संज्ञा हो जाती है वह वर्ण एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। समझ गए ना? काका सवर्णी का नाम करता सब काका सवर्णी आपका का पांचों लिंगी है ना? काकर के सभी वर्ण। चाका सवर्णी है तो चाकर के सभी वर्ण, काका सवर्णी तो काकर के सभी वर्ण है ना? अगला सूत्र लिखेंगे रील में गणियो अब यहाँ देखिए रील में वर्णियों मीठा, यहाँ पे इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा री प्लस री प्लस वर्णियों प्लस मीठा प्लस सवर्णम प्लस अच्छा अब यहाँ जो मीठा है, मीठा का तात्पर्य किससे होता है? रील रील बड़ियों बड़ियों का है षष्ठी री और री बड़की मीठा यानी परस्पर सावर्ण वाच्य यानी सबल संज्ञा कही जाती, या री 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 बड़की परस्पर सबल संज्ञा कही जाती है। इसके तहत किसको रखते हैं? री और री। नहीं परस्पर लिया गया किताबों में कोई मान सकते परस्पर सबल संज्ञा होती है, उसके तहत इसमें रखा गया, सबल में रखा गया। आइए देखिए अगला क्या है? माध्यम अच्छा ये सब जोड़ करके आपका जो रचना किया गया है ना?